चलो क्या था क्वेश्चन, ध्यान देना। ये हॉरिजॉन्टल स्मूथ टेबल था जिस पर रखा गया था एक चैन, और चैन जिसका मास m है, लेंथ l है। इस तरह से रखा गया था कि इसका एक एंड ग्राउंड को टच कर रहा था, जबकि दूसरा एंड स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पर था। टोटल लेंथ l था और ये हाइट h था। कहा गया इसको रेस से रिलीज किया गया, इसको रेस से रिलीज किया गया और यह एज्यूम किया कि हर जो लिंक है चैन का वो लड़ लड़कर रेस्ट में आ जा रहा है। और दूसरा बात, वो एक जगह कलेक्ट नहीं हो रहा है। कोई ये ना सोच रहे कलेक्ट करके बढ़ जाए, तो एक जगह कलेक्ट नहीं हो रहा है। बताना है क्या होगा वेलोसिटी छोड़ने के बाद, क्या होगा वेलोसिटी जब ये चैन टेबल को छोड़े। क्या तुम्हें ये नहीं लगता ये हैंगिंग वेट है? अरे यही ना होता है इसमें हो क्या रहा, ध्यान दो। हैंगिंग वेट फिक्स हो जाए, लेकिन जो लेंथ ऑफ चैन है वो चेंज होते जा रहा है, क्योंकि जो लड़ लड़कर रुकते जा रहा है अब तो वो खिंचा नहीं रहा है। तो जो टोटल मास है वह लगातार क्या हो जा रहा है, जो मोशन करने वाला मास है वो लगातार कम होते जा रहा है। क्योंकि शुरू में ये लेंथ l है, जैसे जैसे ये लड़कर इस पर फैलने लगा तो ये वापस यहाँ आने लगा, और यहाँ आ गया तो मतलब इसका टोटल मास क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। मतलब इस पे जो हैंगिंग वेट है क्या वो m/l h into g होगा कि नहीं समझे? याद है ना हैंगिंग वेट कैसे निकलेगा? तो बताए थे ना, जब मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो तुम यूनिटरी मेथड लगा सकते हो। यूनिटरी मेथड माने l लेंथ पर मास m है तो यूनिट लेंथ पर मास m/l होगा, तो h लेंथ पर मास m/l hg होगा। तो ध्यान दिया जाए तो साफ साफ हम ये कह सकते हैं कि ये m/l hg जो है वो हैंगिंग वेट है। क्या है बेटा? हैंगिंग वेट है। अब इक्वल टू ma लिखना है, लेकिन सर ये जो टोटल मास है ना वो लगातार चेंज हो रहा है। क्योंकि मान लीजिए अभी लेंथ l है, थोड़ी देर के बाद ये लेंथ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा मान लो। अरे ये स्लाइड कर गया और स्लाइड करके इसका लेंथ कितना कर दिया बेटा, x कर दिया। अब ये स्लाइड करके इसका लेंथ कितना रह गया बेटा, x रह गया। अब तुम बताओ, अब मास जो है पूरे चैन का m/l x हो जाएगा कि नहीं, और इनटू a किए वही है हैंगिंग वेट, मतलब नेट फोर्स बराबर ma किए। हाँ, यहाँ पर हैंगिंग वेट ये है, ये पता है कि जब तक चैन यहाँ छोड़ेगा नहीं तब तक पूरा हैंगिंग वेट जो है वो m/l hg ही होगा। तो मैंने यहाँ हैंगिंग वेट m/l hg ही रखा है, इक्वल टू m इंटू a। क्या चीज में चेंजिंग हो जा रहा है? एक्चुअल में चेंजिंग हो जा रहा है इसके मास में। और कितना हो गया मास, x लेंथ यदि रह गया और सब लेंथ यहाँ कलेक्ट हो गया मान लो, तो आप कह दोगे भाई लेंथ x बचा है तो इसका मास हो जाएगा m/l इंटू x। इसका मतलब है इसमें वेरिएबल ये वाला टर्म है, टोटल जो मास है मोशन कर रहा है वही वेरिएबल है, क्योंकि जो लड़ लड़कर रुक जा रहा है वो तो कम होता चला जा रहा है। तो इसमें तो हैंगिंग वेट फिक्स है। याद है ऐसा क्वेश्चन जो पिछली बार वाला दिए थे, जो रखा था चैन और थोड़ा सा स्लाइड कराने के लिए रखा था, उसमें हैंगिंग वेट चेंज हो रहा था, टोटल मास फिक्स था। इसमें हैंगिंग वेट फिक्स है और टोटल मास चेंज हो रहा है। क्या सब बातें समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में दम नहीं, बस इतने ही लाइन है। m/l से गया, a बराबर क्या दिखा, g/x। x क्या है, चैन का लेंथ है। हाँ, ये कह सकते हैं कि अब एक्सेलरेशन को लिखना है डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। ये मान लो ना जितना लेंथ में कमी आ रहा है क्या वही डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं इस एंड का? यदि इस एंड का डिस्प्लेसमेंट देखें तो इस एंड का डिस्प्लेसमेंट उतना ही होगा जितना चैन का लेंथ कम हुआ। अरे भाई s बराबर लिख सकते हैं l माइनस x। पहले l लेंथ था टोटल, अब x लेंथ है तो यही है। इस हिसाब से देखो तो ds/dx कर दें तो ये तो 0 आ जाएगा -1। क्या ये समझ रहे हो कि नहीं, जो डिस्प्लेसमेंट है
वो माइनस dx के बराबर, मतलब जिस रेट से लेंथ कम होगा उसी रेट से उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। या जितना लेंथ कम होगा, ये ना dx क्या, x लेंथ बता रहा है, और इस केस में टोटल लेंथ वेरिएबल है, हैंगिंग वेट नहीं, हैंगिंग वेट फिक्स है। इसमें टोटल लेंथ ही क्या हो जा रहा है, वेरी करता जा रहा है, क्योंकि ये लड़कर रुकते जा रहा है। ये पॉइंट पकड़ पाए कि नहीं? ये सब ऐसे क्वेश्चन है जिन्हें एक बार लगाने के बाद दिमाग इस पॉइंट पर चलना शुरू करेगा, इसीलिए सब लगा दे रहे हैं। अब आ जाओ, अब क्या लिखेंगे हमारे स्टूडेंट, ए की जगह लिखेंगे v dv बाई ds इक्वल टू जी एच बाई एक्स। देखिए सर, ds को क्या लिख सकते हैं, ds तो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ds किसके बराबर है, माइनस dx के बराबर। तो मैंने लिख दिया v dv, यहाँ जब dx किया तो यहाँ साइन क्या आ गया, माइनस, बचाना है तो माइनस इधर ले जाओ, माइनस जी एच बाई एक्स, यहाँ था माइनस, अरे v dv बाई ds, ds की जगह माइनस dx, माइनस इधर फेंक दिया। अब x वाला एक तरफ करो, v dv इक्वल टू माइनस जी एच बाई एक्स dx हो गया, इधर भी इंटीग्रेशन इधर भी इंटीग्रेशन। इधर ध्यान दो, x टोटल कितना है, l है, यहाँ उस समय वेलोसिटी 0 है क्योंकि x तो लेंथ को कहा गया है चैन, और किस समय पूछा है वेलोसिटी, जब लेंथ h के बराबर हो जाएगी, जब छोड़ने वाला होगा जस्ट उस समय चैन का लेंथ कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। तो यहाँ h रख देंगे, यहाँ v रख देंगे। क्वेश्चन में जान शायद ये बात है। और जब a x का फंक्शन आ गया तो हम लोग जानते बड़े अच्छे से कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के टर्म में आ गया, तो तुरंत वेलोसिटी का फॉर्मूला v dv बाई ds कर दिया, वही हमने वहां लिखा। अब जरा ध्यान दो, इंटीग्रेट करो, v dv का मतलब v स्क्वायर बाई 2 है, माइनस जी एच आराम कर रहा है, 1 बाई एक्स dx क्या होगा, ln x आएगा। log x में लिमिट रखेंगे तो सब डायरेक्ट कर रहे हैं, log 1 बाई एक्स dx क्या होगा, log x, लिमिट रखोगे तो log h माइनस log l होगा, माइनस अंदर कर दे बाहर वाला तो log l माइनस log h, log l माइनस log h जो होता है वो log बेस e l बाई h। इतना बात एक ही साथ कर लेना चाहिए, तो ये आदत पड़ना चाहिए। gh बाहर 1 बाई एक्स ds ln x, ln x का लिमिट होगा ln h माइनस ln l, माइनस साइन चूंकि बाहर है अंदर करोगे तो ln l माइनस ln h हो जाएगा। बताए थे log a माइनस log b है तो उसको लिखते हैं log a बाई b। तो जब यहाँ log l माइनस log h है तो उसको लिखेंगे log l बाई h। क्या लिखते क्या इतना बात समझ में आया ना क्या किए, ये दिमाग में तुरंत नहीं लगता। 1 बाई एक्स ds log x, लिमिट रखें तो log h बाई l हो जाएगा, सही पूछो तो जो log h माइनस log l log h बाई l, माइनस साइन बाहर है अंदर करेंगे तो log l बाई h हो जाएगा, पलट जाएगा। अब इसको उधर ले जाओ, v इक्वल टू ये प्लस हो जाएगा भाई, मान लीजिए v इक्वल टू अंडर रूट 2gh ln लिख दी तो bc लगाने की जरूरत ही नहीं है, ln l बाई h। आंसर आ चुका। चले ये बताओ, ये मास m है और लेंथ l का जो चैन है वो ऐसे वर्टिकली सस्पेंड किया गया, इसका मास m है और लेंथ l है। अब इसको यहां से रिलीज कर दिया, करिए रिलीज कर रहा, एक कहानी का रखा है कि हर लिंक जो है वो लड़ लड़कर रुक जा रहा है और एक जगह कलेक्ट नहीं हो रहा, नहीं तो ऊपर चढ़ते जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि लिंक फैल जा रहा है, जमीन पर ही लड़ के रुक जा रहा है। क्या बताना चाह रहे हैं, जब इसका यक्स लेंथ जमीन पर आ जाएगा मतलब ऊपर वाला नीचे आ गया, निसंदेह यक्स लेंथ नीचे आने का मतलब ये हुआ ऐसे ऐसे आया होगा, यक्स लेंथ जमीन पर पड़ गया। तो ये जरा बताओ, यहां से जब यक्स वाला यहां रहा होगा और यहां से हम छोड़े थे
तो ये तो सही है कि ये जो वेट होगा चैन का वो तो इस पर फोर्स लगा ही रहा होगा। अच्छा वेट कितना हो गया होगा, m by l s into g। ये तो एक फोर्स लगी रहा है m by l s g, लेकिन एक और तगड़ा फोर्स है जो हम लोग ध्यान नहीं दे रहे। कौन वाला फोर्स? जब ये यक्स से, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि जब पूछता है तो लोग समझ नहीं पाते कि लैंग्वेज में पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो अब एक बार लगाए रहोगे तो लैंग्वेज पढ़ते ही समझ में आ जाएगा बोल क्या रहा है। अब जरा यहाँ समझना, ये यक्स कुछ ऊंचाई पर है, जिस समय ये यहाँ लड़ेगा, क्योंकि ये फ्री फॉल हो रहा है, छोड़ दिए तो सब जी से गिरेगा, और जी से गिरेगा तो जिस समय यहाँ लड़ेगा उसमें वेलोसिटी v बराबर रूट 2gx होगा। तो इसकी हाइट x थी, अरे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, u 0 है और सब g से गिर रहे हैं, फ्री फॉल हो रहा है छोड़ने पर। तो लड़ने से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी रूट 2gx है, और लड़ने के जस्ट बाद यह रुक जाता है। क्या यहाँ इंपल्स टाइप का चीज लग रहा है कि नहीं? मोमेंटम पहले है और फिर जीरो, और हर चैन लड़ते जा रहा है और रुकते जा रहा है। इसका मतलब है हर चैन एक मोमेंटम इंपार्ट कर रहा है, या इंपार्ट मोमेंटम दे रहा है अर्थ को, है ना, एक फोर्स दे रहा है, क्योंकि मोमेंटम का चेंज हो रहा है, और जहां मोमेंटम चेंज हुआ इसका वहां फोर्स तो लगा ही लगा है। तो मतलब दो तरह का फोर्स है, एक तो जो यक्स पार्ट का वेट है वो तो है ही, प्लस जो जिस समय यक्स कनेक्ट हुआ उस समय जस्ट उसके ऊपर वाला मान लो dx है, तो ये dx वाला लड़कर रुक भी रहा है। dx वो छोटा है, जिस समय यक्स कनेक्ट हुआ उस समय dx वाला लड़कर रुक रहा है, तो ये भी फोर्स दे रहा है। एक बात ध्यान दो, हम यहाँ खड़े हैं उतना फोर्स नहीं दे रहे होंगे, लेकिन हम यदि उछले इसके ऊपर तो फोर्स ज्यादा देंगे। क्यों फोर्स ज्यादा देंगे? उछलेंगे तो इसके जगह कूदेंगे जा तो वेट तो है ही है, लेकिन मेरे पास वेलोसिटी भी है, और वेलोसिटी जब रुकता है तो एक झटका नीचे की तरफ लगता है, वो भी फोर्स दे रहा है। बात समझ रहे हो कि नहीं? कहीं पर कोई चीज तोड़ना होता था बचपन में, तो देखो दिमाग कितना तेज काम करता, तो जब खड़े होने पर नहीं टूटता था तो क्या करते थे? कूदने लगते उस पर, तोड़ना होता। देखते हो एक नेचुरल प्रोसेस, ब्रेन एकदम सेट है भाई फिजिक्स पर, है ना। जैसे ही नहीं टूटता कोई चीज लग तो यार मारने, तो ये जो उठा के मारते हो क्या कर रहे हो? ये पैर उठा के जो मार रहे हो ये भी तुम एक प्रकार से क्या कर रहे हो, उसको वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी से लाकर नीचे, और वही मोमेंटम का चेंज कर रहा है, और वही जो चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड होगा वही क्या हो जाएगा बेटा, फोर्स हो जाएगा। तो अब हमको ये निकालना है कि इसके द्वारा कितना फोर्स लगा, और टोटल फोर्स जोड़ देंगे, वेट प्लस वो फोर्स, टोटल फोर्स आ जाएगा कितना लगा इस पर, चैन ने कितना ग्राउंड को दिया। इन सब क्वेश्चन में बोलेंगे ज्यादा, करेंगे कम। अब देखो एक जगह इंसान हो सब लोग, हमारे स्टूडेंट बड़े अच्छे से बोल सकते हैं कि ये मास मान लो dm है, समझते होगे dm बराबर क्या हो जाएगा? dm बराबर हो जाएगा m by l into dx। तो कर सकते हैं m by l into dx, और लड़ते समय वेलोसिटी कितना है? dm into v। कितना है वेलोसिटी बेटा? dm into v। और जो dx लेंथ है वो लड़ के रेस्ट में भी आ रहा है, और उससे मान सकते हैं कि सबकी वेलोसिटी क्या है? v है, और लड़ के रेस्ट में आया तो हम कह रहे हैं चला होगा कितना? dx equal to v dt। dt वो टाइम है जिसमें लड़कर वो क्या हो गया? रेस्ट में आया। dx लेंथ dt समय तक लड़ा, अरे dx लेंथ dt समय तक लड़ा, उसकी वेलोसिटी v है उस जगह, तो dx बराबर क्या? अरे भाई ऐसे भी v बराबर dx by dt होता है, क्या dx बराबर v dt होगा कि नहीं? यहाँ ये जब यहाँ मान लिया यस लेंथ हाइट पर ds लेंथ है और इसका मास dm है, ds लेंथ का मास dm है, बल्कि कर सकते हो dm m by l dx है। जिस समय ये dm यहाँ, ये जब x वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा, जिस समय यहाँ dm मास रहेगा, क्या ये v वेलोसिटी से लड़ा? तो लड़ने से जस्ट पहले मोमेंटम dm है, dm into v है, और लड़ने के बाद मोमेंटम जीरो हो जाएगा। तो क्या चेंज इन मोमेंटम dm into v हुआ?
हाँ हाँ बोलना सीखो। और ये dm इंटू वी अपान dt होगा कि नहीं? अरे dp बाई dt की है। फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो चेंजिंग मोमेंटम कितना होगा? dm इंटू वी ना, पहले v से लड़ रहा है, dm मास है, जस्ट x के ऊपर वाला, x तो कलेक्ट हो गया, अब जस्ट ऊपर लड़ रहा है, तो लड़ने से जस्ट पहले इसका मोमेंटम कितना रहा होगा? dm इंटू वी। लड़ने के बाद क्या हो गया? 0। तो चेंजिंग मोमेंटम dm इंटू वी, चेंजिंग मोमेंटम अपान dt कर दिया फोर्स निकालने के लिए। और दो चार बार और बोले, ऐसे पूछे। अब बताओ भाई, dm का वैल्यू रख दो, तो dm का वैल्यू m बाई l इंटू dx होगी। तुम लोग के कहने पर रख दिया m बाई l इंटू dx v बाई dt। अरे सर dx बराबर क्या है? dx बराबर v dt या v बराबर dx बाई dt, या ऐसे कर सकते हो dx डिस्टेंस चल रहा है v वेलोसिटी से, dt समय में, तो dx इक्वल टू v इंटू dt। क्यों dx लेना लड़कर रुका, मान लो dt समय में रुका है, तो dt समय चला है ये, तो dx इक्वल टू क्या लिख दिया? v dt। तो dx की जगह जैसे ही v dt लिखेंगे तो क्या dt dt कट जाएगा कि नहीं? या dx बाई dt की जगह हम डायरेक्ट v लिख देते हैं, तो m बाई l, ये v और ये v मिलकर क्या हो जाएगा? अरे m बाई l इंटू वी स्क्वायर फोर्स लगा। कौन जो लड़ रहा है, लड़के रुक रहा है, वो जो फोर्स दे रहा है वो m बाई l इंटू वी स्क्वायर। अच्छा v स्क्वायर कितना है? v रूट 2gx, v स्क्वायर कर दीजिए तो ये आ जाएगा 2gx। अरे 2gx, जरा ध्यान से देखो, 2 बाहर कर दें, m बाई l x इंटू जी, देखो यही तो है 2m बाई l x इंटू जी। शायद हम बताना चाहते हैं कि जब लड़कर रुक रहा है उस समय जो फोर्स लगा रहा है वह फोर्स जितना वेट ग्राउंड पर है उसके वेट का डबल लगाया है। कितना फोर्स लगा है? 2m बाई l x इंटू जी, ट्वाइस ऑफ वेट लगा है, वेट का डबल फोर्स लग रहा है। कौन? तो मोमेंटम चेंज होने के कारण आ रहा है। इसका मतलब टोटल फोर्स कितना लगा भाई? टोटल लगा 3m बाई l x इंटू जी। मतलब जितना वेट ग्राउंड पर है उस वेट का 3 गुना फोर्स चैन द्वारा अर्थ पर लगाया जा रहा है। क्यों 3 गुना? एक तो m बाई l x डायरेक्ट वेट लगा रहा है, दूसरा जस्ट x के ऊपर वाला जो पार्ट है, जब x ग्राउंड पर आएगा तो वो लड़कर रुकता हुआ होगा, और उनके द्वारा जो फोर्स निकालने हैं वो चेंजिंग मोमेंटम से निकालने हैं, तो m बाई l dx इंटू v, dm इंटू v लिखा, dm हो गया m बाई l dx इंटू v, और बाई dt किया तो ds बाई dt की जगह क्या हो गया? v m बाई l इंटू v स्क्वायर, और v स्क्वायर की जगह 2gx रखा, तो देखिए वो जो वेट है ग्राउंड पर उस वेट का डबल है। तो इस तरह से कुल फोर्स कितना लगा? 3 गुना लगा। एक बार आपके पुराने मेडिकल के एग्जाम में कर सकते, उस समय AIPMT के नाम से हो रहा था, उस क्वेश्चन में ये पूछा था उसमें कि जब ये चैन मास m का है, लेंथ l का, इसका एक एंड टच कर रहा है और अपर एंड छोड़ दिया गया, जब अपर एंड ग्राउंड पर लड़ेगा तो चैन द्वारा कितना फोर्स ग्राउंड पर एक्सर्ट किया जाएगा? जब अपर एंड लड़ेगा तो चैन द्वारा कितना फोर्स एक्सर्ट किया जाएगा, ये पूछ रहा था। तुम समझदार हो, समझ गया तो उतना ही फोर्स लगेगा जितना चैन कलेक्ट हो रहा है। अपर एंड आने का मतलब पूरा मास कलेक्ट हो गया। एक्चुअल मतलब क्या हो जाएगा? टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? 3mg के बराबर। कुल मास m ग्राउंड पर आ रहा है, ये बोल रहा है कि जब अपर एंड लड़ेगा उस समय चैन द्वारा ग्राउंड पर कितना फोर्स लगा, तो टोटल फोर्स हो जाएगा 3mg, क्योंकि x पूरा पूरा यल हो गया, तो वहां 3mg फोर्स लग रहा था। समझ गए? 1mg तो वेट के कारण, और जो 2mg आया होगा वो जो अपर एंड लड़कर रुक रहा होगा उसकी वेलोसिटी के कारण, उसका मोमेंटम चेंज होने के कारण फोर्स लगा।
क्या ये थ्योरी पूरा क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन समझ में आया? कहा ना इसमें लिखा तो बस ये बात ये बात ये बात और 20 बार की जगह ये, तो ये समझाना जाना पड़ा पर रट भी गया हूं क्वेश्चन। अब आइए, अभी तक हम लोग केवल फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर ढेर सारा क्वेश्चन लगाना। अच्छा, एंगल पर बॉल गिरेगा तो लगा लोगे कि नहीं? एंगल पर बॉल गिर रहा है, कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा? ठीक है, इसका मतलब एक कहानी क्लियर हो गया। फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। कैसे बेटा? पार्टिकल गिरे, कभी कहेगा भाई वो गिर रहा है स्नोफॉल है ना, उसमें स्टोन जो होता है उसका आइस स्टोन का मास दे दिया और कहा पर सेकंड इतना गिर रहा है, वो भी क्या कर रहा है? फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। जहां पर सेकंड दिया, मास दिया, वेलोसिटी दे रहा है, समझ जाओ लड़ के मोमेंटम चेंज कर रहा है, वहां एक ही तरीका है, एक का चेंज इन मोमेंटम निकाल लो, फिर देख लो एक सेकंड में कितना लड़ रहा है, उसका मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल चेंज इन मोमेंटम एक सेकंड में आ जाएगा और वही क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा। लिक्विड वाले में भी यही था। लिक्विड बस ये था कि क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू v कर देते थे, a इनटू v कर देते थे तो वॉल्यूम आ जाता था। वॉल्यूम पर सेकंड, रो से मल्टीप्लाई कर दिया मास पर सेकंड, v से मल्टीप्लाई कर दिया मोमेंटम पर सेकंड। और ये चेंज इन मोमेंटम देख लेते रहे क्या आ रहा है। चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड को ही हम क्या कर देते थे? फोर्स कहते थे। कुछ याद आ रहा है इसका? सब पढ़े थे धीरे धीरे। अब चलो आगे बढ़ते हैं। आज शुरू करते हैं हम लोग कब हम मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ लगाते हैं। मोमेंटम कब कब सिस्टम में कंजर्व होता है। मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ लगाने से पहले यह जरूरी है कि हम पहले सिस्टम को देखें। यदि सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स न लगे, सुनना जरा सा, तो ये याद करो, यह एक्सटर्नल इक्वल टू dp बाई dt होता है। तो हम कह सकते हैं dp इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? यह एक्सटर्नल इनटू dt। यदि हम कहते कोई इंपल्स टाइप का चीजें ना लगे कहीं, तो वहां पर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। यदि हम चाहते हैं कि लॉन्ग टाइम तक मोमेंटम कंजर्व रहे, क्या टाइम पर? लॉन्ग टाइम तक मोमेंटम कंजर्व रहे, तो लॉन्ग टाइम तक मोमेंटम कंजर्व होने के लिए क्या कंडीशन होगा बेटा? एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाए? तो dt चाहे जो भी हो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो उस समय कह देंगे भाई यदि एक्सटर्नल फोर्स 0 है सिस्टम पर, तो ये तब क्या हो जाएगा? जी, टाइम चाहे जो भी रखो, और यहाँ pi होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? pf। तो बड़े अच्छे से लिख सकते हो ना, dp आएगा इंटीग्रेट करके p और इसका लिमिट रखेंगे तो pf माइनस pi इक्वल टू 0, तो फाइनल मोमेंटम इक्वल टू, लेकिन कब? जब एक्सटर्नल फोर्स 0 है। यदि किसी सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो हर स्टेट पर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। अब कहोगे सर एक्सटर्नल फोर्स 0 का क्या मतलब है? क्या पहले इतना बात समझ में आया? यदि किसी सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो उस सिस्टम का टोटल मोमेंटम कंजर्व है। कब मोमेंटम कंजर्व रहता है? जब सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स 0 हो। एक तो उस समय कंजर्व हो। एक बताएं, कभी-कभी इंस्टेंटेनियस इवेंट हो, अचानक कोई इवेंट हो और उसमें कोई एक्सटर्नल इंपल्स ना हो, एक्सटर्नल कोई बाहरी इंपल्स ना हो, जो फोर्स पहले लग रहा था वही फोर्स बाद में भी लग रहा हो, कोई चेंज फोर्स का बाहरी से ना हो, अंदर से भले हो, सिस्टम के अंदर से हो सकता। उस समय हम कहते हैं उस इवेंट के पहले और उस इवेंट के बाद भी मोमेंटम कंजर्व हो सकता है। जैसे हम बम फेंके और हवा में फट गया, तो निश्चित जब बम फेंके तो mg तो एक्सटर्नल काम कर रहा था, लेकिन mg एक प्रकार से कंटीन्यूअस फोर्स है। जिस समय एक्सप्लोजन हुआ को तो कोई एक्सटर्नल इंपल्स नहीं था, पूरा इंपल्स 0 था एक्सटर्नल फोर्स। तो हम कह सकते हैं उस इवेंट के पहले, जस्ट एक्सप्लोजन के पहले और जस्ट एक्सप्लोजन के बाद भी मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। लेकिन यदि एक्सटर्नल फोर्स लगा ही ना सिस्टम में, तब तो खुशी की बात है, कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, तब तो आप करेंगे लॉन्ग टाइम तक, जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा तब तक मोमेंटम क्या है? कंजर्व। अच्छा ये बात जो है मोमेंटम, ध्यान रखो मोमेंटम m into v होता है, ये कोई नया बात नहीं लग रहा, ये तो जैसे लग रहा है फर्स्ट लॉ वाला ही बात किया है।
न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता था? न्यूटन फर्स्ट लॉ बताओ जरा। जरूर इसका डिराइवेशन हमने सेकेंड लॉ से कर दिया, लेकिन देखा जाए तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ही बोल रहा है कि सिस्टम पर कोई फोर्स ना लगे, बस सिस्टम हो गया। वहां का बॉडी था कि बॉडी यदि रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तब तक रेस्ट में या कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अब कह दो सिस्टम जान लो, सिस्टम कर दिया तो सिस्टम में क्या बोलेंगे हम लोग? वेलोसिटी ना बोल के क्या बोल देते हैं? मोमेंट, क्योंकि p बराबर mv ही होता है। तो कहा सिस्टम है और सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे, तो यदि सिस्टम पहले रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और यदि वो चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट, मोमेंटम भी कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं। तो कहीं ना कहीं इसमें छिपा हुआ दिख रहा है कौन सा? फर्स्ट लॉ भी, जबकि आया कहां से? ये सेकेंड लॉ से डिराइव किया गया। मोमेंटम लॉ डिराइव कहां से? सेकेंड लॉ से। एक्सटर्नल फोर्स जीरो कर दिया तो dp जीरो हो गया, और dp जीरो तो pf माइनस pi जीरो, फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम के बराबर। अब कहेंगे सर क्या ये सिस्टम बोल रहे हैं? सिस्टम का मतलब मान लो दो बॉल आपस में लड़ रहे हैं, तुम कहोगे हम सिस्टम में केवल एक बॉल मारना चाहते हैं, तो सर ये सिस्टम के बाहर है। और जब ये कोलिजन होगा तो यहां मोमेंटम कंजर्व नहीं हो सकेगा। क्यों नहीं कंजर्व हो सकेगा भाई? इससे नहीं होगा कि जब ये लड़ेगा तो ये इसको फोर्स देगा और ये इसको फोर्स देगा, तो जब ये इसको फोर्स दिया, ये सिस्टम के बाहर है और सिस्टम के बाहर है तो इसका मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। इसका एक बॉल को सिस्टम देखोगे तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस समय ये इस पर फोर्स लगा रहा है। लेकिन इन दोनों को हम सिस्टम मान लें कि भाई इनका भी दोनों का निकाल लो मोमेंटम और इसको वेक्टोरली जोड़ दो, सर ये इनिशियल मोमेंटम है। और फिर कोलिजन के बाद जो मोमेंटम आएगा वो फाइनल। सर यहां पर क्या होने वाला है? यहां पर होने वाला है कि जब लड़ेगा तो ये इस पर भी फोर्स देगा और ये इस पर भी फोर्स देगा, लेकिन ये फोर्स कैसा फोर्स कहलाएगा? इंटरनल फोर्स। तो क्या तो सिस्टम वाले पार्ट एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं, तो कर सकते हैं इन दोनों का जो कंबाइंड मोमेंटम वो चेंज नहीं होगा। हाँ इंटरचेंज होगा, इसका घटेगा, एक का घटेगा, एक का बढ़ेगा, चेंज होगा, पार्ट का चेंज होगा, लेकिन टोटल मोमेंटम चेंज नहीं, क्योंकि तो कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है। और जो इंटरनल फोर्स लगता है वो मोमेंटम का एक्सचेंज करता है। और क्यों करता है समझो, न्यूटन थर्ड लॉ से समझो। यहां से जब इस पर F इधर लग रहा है तो क्या इस पर भी F इधर लग रहा है? जितने समय के लिए ये F लगा होगा उतने समय के लिए F इधर लगा है, तो जितना ये F इंटू dt इधर देगा, F dt चेंज मोमेंटम होता है, जितना ये इधर मोमेंटम का चेंज कराएगा प्लस में या माइनस में, क्या उतना ही मोमेंटम का चेंज इधर प्लस में हुआ कि नहीं? दोनों जोड़ेंगे तो क्या चेंज मोमेंटम जीरो हो जाएगा? क्यों? जितना ये फोर्स लगा रहा है उतना ही ये फोर्स लगा रहा है, तो F इंटू dt जितना इस डायरेक्शन में ये मोमेंटम दे रहा है उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में ये वाला फोर्स मोमेंटम दे रहा है, तो नेट मोमेंटम का चेंज जीरो हो जाएगा, तो डायरेक्शन अपोजिट है। क्या ये एक्शन रिएक्शन आपको भी समझा रहा है कि नहीं? जितना ये फोर्स इधर लगा उतना फोर्स इधर लगा, और इतना फोर्स लगा भाई कि उतने समय के लिए लगा, तो ऑटोमेटिक जितना इसका मोमेंटम बढ़ा इस साइड में, उसका इधर इस साइड में बढ़ा, तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसको टोटल जोड़ोगे तो क्या होगा? जीरो। जितना प्लस में बढ़ेगा मोमेंटम उतना माइनस में, तो टोटल चेंज मोमेंटम क्या रहेगा? जीरो। एक ही साथ क्या तीनों लॉ समझा दिए क्या न्यूटन का? क्या जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही या सिस्टम रेस्ट में है तो सिस्टम का मोमेंटम रेस्ट में रहेगा, यदि सिस्टम रेस्ट में है तो मोमेंटम भी टोटल रेस्ट में रहेगा, यदि एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है। एक सिस्टम के पास मोमेंटम है और एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है तो टोटल सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर? इसका मतलब दो बॉल यदि कहीं भी कोलाइड करेंगे तो एक बॉल का नहीं कंजर्व होगा, दोनों बॉल को सिस्टम बनाएंगे तो मोमेंटम कंजर्व। तीन बॉल लड़ रहे हैं सर, तीनों बॉल को मोमेंटम कंजर्व होगा, मिला दोगे तब। ये नहीं कहोगे दो का कंजर्व होगा एक का नहीं, क्योंकि तीसरा फिर लगाएगा फोर्स। तो तीनों को सिस्टम बना लो, तीनों का मोमेंटम जोड़ो, इनिशियल भी और फाइनल भी, तो मोमेंटम कंजर्व। दूसरा एक्सप्लोजन की केस में बम फूटता है,
जब बम फूट रहा है उसमें भी कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करता है, अंदर केमिकल रिएक्शन होता है पर इंटरनल फोर्स काम कर रहा है। यदि इंटरनल फोर्स काम कर रहा है सर, तो यहां भी मोमेंटम क्या है? कंजर्व। तो एक्सप्लोजन के केस में भी हम क्या करते हैं? एक्सप्लोजन के पहले और एक्सप्लोजन के बाद मोमेंटम को कंजर्व कराते हैं। और भी केसेस हैं, जैसे तुमसे कहा जाए ये ट्रॉली है, एक आदमी खड़ा है और नीचे का सरफेस स्मूथ, कहना जरूरी है। क्या कहना जरूरी है? क्यों कहना जरूरी समझना। यदि इसमें हम मैन प्लस ट्रॉली को बना ले सिस्टम, तो निसंदेह इसमें इंटरनल फोर्स रहने के कारण ही तो मोमेंटम आपस में एक्सचेंज हो रहा है। इंटरनल फोर्स मोमेंटम का एक्सचेंज करता है सिस्टम के अंदर, लेकिन टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स काम, तो इंटरनल फोर्स का जितना ये इस पर लगाएगा उतना ही वो उस पर लगाएगा, सब इंटरनल है। तो ऐसे भी देख लोगे जितना इसका इधर मोमेंटम चेंज उतना इधर चेंज, तो टोटल तो नेट जीरो हुआ, लेकिन मोमेंटम चेंज हो रहा है सिस्टम का नहीं, सिस्टम के पार्ट का, लेकिन टोटल मोमेंटम कंजर्व। यहां भी कहते हैं यदि यहां पर मान लो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन रहेगा तो चलेगा। अब ट्रॉली पर आदमी चला, नीचे स्मूथ है, तो ध्यान देना यदि आदमी आगे चलेगा तो ट्रॉली पीछे जाने लगेगा, जो पीछे जाने लगेगा तो ये मोमेंटम जैसे ही आगे लेगा वैसे ही इसको पीछे मिलेगा। एक्शन रिएक्शन से एकदम क्लियर समझ में भी आता है कि जैसे ही ये आगे चल रहा है मतलब इस पर फ्रिक्शन पीछे लगा तो वो ट्रॉली को फ्रिक्शन दे देगा। अरे सर ये आगे चल रहा है मतलब इस आदमी, भाई हम चलते किसके कारण? फ्रिक्शन के कारण ना, हम दबाते हैं पीछे, ये फोर्स देता है। तो हमने फोर्स किधर दिया? पीछे, और उसने फोर्स किधर दिया? आगे। तो वो हमको जितना मोमेंटम आगे दे रहा है उतना हम उसको मोमेंटम पीछे। यहां भी मोमेंटम कंजर्व है, स्मूथ है, और इन दोनों को मिला दिए तो फ्रिक्शन को जो इस पर लग रहा है वो एक्चुअली इंटरनल फोर्स हो गया। और इन दोनों को सिस्टम बना लिया तो हम कहें भाई यहाँ पर कोई नहीं है, रफ नहीं, स्मूथ है, तो यहाँ कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका मोमेंटम क्या है? कंजर्व। हाँ नीचे भी कर दिया रफ है, तब मोमेंटम कंजर्व क्यों नहीं होगा? क्योंकि फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन क्या अर्थ द्वारा लग रहा है, अर्थ इस सिस्टम के बाहर है और बाहर वाला पार्ट यदि फोर्स लगाया तो मोमेंटम कंजर्व। इसलिए ट्रॉली पर चले, ट्रॉली से कूदे और नीचे का सरफेस स्मूथ है तो तुम मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो, सिस्टम बस बना। अब कोई कहे एक ट्रॉली से कूद के दूसरे ट्रॉली पर गया और नीचे का सरफेस स्मूथ है, तो तुम तीनों को सिस्टम में कंजर्व कर सकते हो। और या ये भी कंसेप्ट लगा सकते हो कि पहले इन दोनों को कंजर्व करा लो, जिसको ट्रॉली और आदमी को जब छोड़ रहा है तब, अभी जब ये पहुंच रहा है तब इस आदमी और इस ट्रॉली का कंजर्व हो जाए, या तीनों एक साथ करे तो भी कंजर्व हो जाए, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो काम कर ही नहीं। तो मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने के लिए पहले सिस्टम देख लेना होता है, और उस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। हाँ इंटरनल फोर्स काम करेगा, लेकिन इंटरनल माने जो एक दूसरे पर लगा रहे फोर्स लगे तो सिस्टम है अंदर है, कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो कहोगे मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा सिस्टम का। क्या ये थ्योरी समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन बनता है, गन से फायरिंग हो रहा है या कैनन से कैनन माने तोप से सेल निकल रहा है। सर बुलेट फायरिंग करेगा तो v वेलोसिटी से आगे जाएगा तो बुलेट गन क्या होगा? पीछे, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम जीरो। जो फायरिंग हो रहा है वो अंदर वाला स्प्रिंग का फोर्स फेंक रहा है, ये जितना फेंकेगा उतना फोर्स पीछे लगेगा, मतलब इंटरनल फोर्स के काम। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है तो गन प्लस बुलेट का मिलाकर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। कैनन और सेल का मिलाकर टोटल मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। तो न्यूमेरिकल इतनी ही बातों पर बनने वाला है। किस पर बेटा? कोलिजन पर, एक्सप्लोजन पर, ट्रॉली पर दौड़ेगा, ट्रॉली से कूदेगा, या ट्रॉली पर दौड़ रहा है, ट्रॉली पर कूद रहा है, या ऐसा मतलब कूद के छोड़ के बाहर निकल गया, या गन का क्वेश्चन हो, या सेल का क्वेश्चन, कैनन और सेल का क्वेश्चन हो, ये सब क्या बता रहा है? मोमेंटम कंजर्व। अच्छा हम बॉल फेंक रहे हैं तो मोमेंटम कंजर्व होगा क्या? कब कंजर्व हो जाएगा? जब हमारे पैर और नीचे की भी फ्रिक्शन ना होता। यहाँ तो फ्रिक्शन है, अरे फ्रिक्शन है तो कंजर्व नहीं।
क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अर्थ ने मैन के पैर पर फोर्स लगाया, तो अर्थ तो सिस्टम के बाहर है, तो उसका एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा और यहाँ मोमेंटम कंजर्व नहीं। तो कब मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं? तो पहले सिस्टम कंसीडर कर लीजिए, और सिस्टम ऐसा कंसीडर कर लीजिए जिस पर कि एक्सटर्नल फोर्स न काम करे, तो मोमेंटम कंजर्व हो जाए। कई ऐसे क्वेश्चन जिसमें हो सकता है कि हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम कंजर्व हो जाए, वर्टिकल में नहीं। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल दिखाई देता है कि स्मूथ सरफेस हो और यहाँ ब्लॉक रख दिया जाए, ये नीचे वाला सरफेस स्मूथ है, इसको नहीं करना, यहाँ स्मूथ। अब इसको सिस्टम बनाते हैं, तो एक बात तो है mg तो लग ही रहा है, नॉर्मल भी लग रहा है, लेकिन जो ये mg है, अच्छा ये यहाँ ना लगे, ये जितना इस पर लगेगा वो इस पर लगेगा, तो ये आपस वाला यानी मतलब इंटरनल फोर्स है। लेकिन जो mg है वो एक्सटर्नल आ रहा है और बैलेंस भी नहीं हो रहा है, बैलेंस हो गया तो नीचे कैसे आएगा? लेकिन mg फोर्स किधर लग रहा है बेटा? वर्टिकल, ये जो लग रहा है वो इंटरनल है, तो इसका मतलब इसमें वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स है। यदि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स है तो इस केस में वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंजर्व, हाँ टोटल मोमेंटम कंजर्व नहीं, तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो टोटल मोमेंटम कंजर्व नहीं। लेकिन एक मजेदार बात है कि किसी क्वेश्चन में लग जाए कि एक्सटर्नल फोर्स केवल एक ही डायरेक्शन में है और मोशन इधर भी हो रहा है, तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन का मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। तो एक्सटर्नल फोर्स का कोई कंपोनेंट नहीं आएगा परपेंडिकुलर में। तो इन क्वेश्चनों में भी ऐसा होता है कि नीचे जाएगा तो निस्संदेह मोमेंटम कंजर्व नहीं, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स है। लेकिन एक थोड़ा सा बारीकी मिला कि वर्टिकल में नहीं कंजर्व होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल में कंजर्व। एक क्वेश्चन इस शर्मा साहब ने बनाया, ऊपर से एक आदमी गिर रहा है, रास्ते में उसने बैग हॉरिजॉन्टली फेंक दिया, ऊपर से गिर रहा है तो mg लग रहा है, तो मोमेंटम कंजर्व नहीं है। और किस डायरेक्शन में कंजर्व होगा? वर्टिकल। ये हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं लगा, तो जब ये फेंका होगा इधर बैग, तो खुद किधर जाएगा? इधर जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम क्या रहेगा? बैग फेंकते समय कंजर्व होगा, हाँ वर्टिकल में मोमेंटम कंजर्व। अब चलिए एक एक केस करके हम लोग डिस्कशन शुरू करें। सबसे पहले डिस्कशन करेंगे कोलिजन का। देखो अब कोलिजन को दो तरह से लोग बांटते हैं, हेड ऑन कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन। कौन कौन कोलिजन बोला मैंने? हेड ऑन कोलिजन, और दूसरा क्या बोला बेटा मैंने? ऑब्लिक कोलिजन। ये बी लिखे हैं ना, ओ बी है। ऑब्लिक कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन कब हो रहा है? जब वह नॉर्मली लड़े, एकदम सीधा सीधा लड़े, मतलब दोनों के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी एक ही लाइन में हो, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी एक ही लाइन में, जब सीधा लड़ना है, मतलब जब फोर्स लगे लड़े तो इनके बीच कौन सा फोर्स काम करे? नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स काम करे। तो ऐसे कोलिजन को क्या कहते हैं बेटा? हेड ऑन कोलिजन। सीधा सीधा, क्या सीधा ऐसे डायरेक्शन में भी चल सकते हैं, अपोजिटली चले नहीं, ऐसे भी हो सकते हैं। दोनों के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी एक ही लाइन में हो और लड़ते समय उनके बीच जो इंपल्स लग रहा है ना, एक दूसरे फोर्स लग रहा है, वो नॉर्मल डायरेक्शन में लगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? हेड ऑन कोलिजन। नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स लग रहा है, वेलोसिटी कौन सा काम कर रहा है? नॉर्मल कर रहा है। और यदि ये ऐसे लड़ गए एंगल पर, ऐसे, इसका मतलब ये कोलिजन क्या है? ऑब्लिक, ऐसे लड़ रहा है। अच्छा ये बात बताओगे, ये ऑब्लिक कोलिजन है, या ऐसे भी ऑब्लिक होगा, ये इधर चल रहा है और ये वाला इधर चल रहा है, और ये लड़ा, तो सर पैरेलल तो है, पैरेलल भले है, लेकिन लड़ा तो ऐसे लड़ा। यहां भी ये कोलिजन कैसा हो गया बेटा? ऑब्लिक कोलिजन, क्योंकि वेलोसिटी एक लाइन में नहीं है, एक लाइन में वेलोसिटी है, चाहे सेम डायरेक्शन हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन हो, ये कोलिजन हो रहा है, जिसको करें हेड ऑन कोलिजन। और जब एंगल पर लड़ रहा है या ऐसे अलग से लड़ रहा है, तो इसको क्या करें बेटा हम लोग? ऑब्लिक कोलिजन। ये सब, ये ऑब्लिक, ये ऑब्लिक, ऑब्लिक कोलिजन, ये हेड ऑन कोलिजन। क्लियर है? ज्यादा हम लोग को कौन सा पढ़ना है? पहले हेड ऑन कोलिजन पर ध्यान देना है। तो दो तरह का कोलिजन हो गया,
हेड ऑन कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन। अब आइए, हेड ऑन कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन में दोनों में दो पार्ट, एक इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन और एक इन इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। उसी तरह ऑब्लिक में भी एक इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन और एक इन इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन। वास्तव में इलास्टिक ही एक नाम है, मतलब इलास्टिक कोलिजन बोला, चाहे वो हेड ऑन में बोले चाहे वो ऑब्लिक में बोले। यदि इलास्टिक बोला तो कोलिजन के पहले का काइनेटिक एनर्जी और कोलिजन के बाद का काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। कोलिजन के पहले का काइनेटिक एनर्जी और कोलिजन के बाद का काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगा यदि क्या बोला? इलास्टिक कोलिजन बोला। और कोलिजन बोल रहा है तो मोमेंटम तो कंजर्व है, ये दोनों को सिस्टम बना दे, कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है तो मोमेंटम तो कंजर्व है, चाहे इलास्टिक बोले चाहे इन इलास्टिक बोले, सर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ही। लेकिन इलास्टिक कोलिजन बोल दिया, चाहे वो हेड ऑन में चाहे ऑब्लिक में, इलास्टिक बोल दिया तो कह दोगे उसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा। कब? कोलिजन के पहले और कोलिजन के। इसीलिए कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं ना, इसको डिवाइड करने में ऐसे लिखेंगे, इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है और इन इलास्टिक में कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। और इलास्टिक में हेड ऑन और ऑब्लिक और इन इलास्टिक में हेड ऑन और ऑब्लिक, ऐसे भी बांट सकते थे। लेकिन चूंकि हम लोग के सिलेबस में ये ज्यादा है दोनों मिलाकर, इसलिए हमने इसको अलग और इसको अलग करके बांट किया। अच्छा, एक स्टेटमेंट बोल रहे हैं, बताना सही है कि नहीं। ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन, हम चार ऑप्शन दे, ऊपर लिखा है ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन। पहला ऑप्शन मोमेंटम कंजर्व, सेकेंड ऑप्शन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, थर्ड ऑप्शन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ कंजर्व, फोर्थ ऑप्शन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ नॉट कंजर्व। कौन सही है बेटा? हाँ, जानते इसमें कौन सही है? केवल ए, केवल मोमेंटम कंजर्व। क्योंकि मैंने शब्द दिया था ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन, नहीं कहा था इलास्टिक कोलिजन के पहले और इलास्टिक कोलिजन के बाद, मैंने कहा था ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन। देखो तुम लोग सुनते कितना अच्छा, बुक में लिखता कितना अच्छा है, जब क्वेश्चन देता है तो थ्योरी में पीट के कैसे जाता है। ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन, बोले इलास्टिक कोलिजन के दौरान, जब कोलिजन हो रहा है वो फ्रैक्शन ऑफ टाइम, उसके दौरान क्या होता है? सर उसके दौरान केवल मोमेंटम कंजर्व होगा, क्योंकि उसके दौरान जिस स्टेट पे जो ये फोर्स देगा वो ये देगा, तो याद होगा एक्शन रिएक्शन इंस्टेंटेनियस होता है, साइमल्टेनियसली होता है। तो मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा हर स्टेट पर। कोलिजन जब हो रहा है, कोलिजन होने में थोड़ा समय लगेगा, बड़े वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है, लेकिन वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के दौरान हर स्टेट पर मोमेंटम क्या है? कंजर्व है। लेकिन सर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता। तुम ध्यान दो, कोई चीज से आके लड़ा तो पहले डिफॉर्मिंग करता है। डिफॉर्म माने जब ये लड़ेगा तो इसको डिफॉर्म करेगा। डिफॉर्म समझते हो? डिफॉर्म शेप बिगाड़ेगा, नहीं बिगाड़ेगा क्या? शेप बिगाड़ेगा और धक्का दे देगा, बिगाड़ेगा तो ये इधर जाएगा, और जब ये आगे जाएगा तो धीरे धीरे उसका शेप क्या होगा? रिगेन कर गया। रिगेन माने वापस आ गया ओरिजिनल शेप में, तो हम कहेंगे अब काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? कंजर्व। और वापस नहीं आ रहा है तो आप काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है, तो आप कहते हैं इलास्टिक हो गया। इलास्टिक हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? तो जरा ध्यान देंगे हम क्या शब्द बोले हैं अभी। ड्यूरिंग कोलिजन एक्चुअल में होता क्या है मालूम है? ड्यूरिंग कोलिजन पहले काइनेटिक एनर्जी घटता है, कि जब लड़ता है तो काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है और किसमें जा रहा है? डिफॉर्मिंग एनर्जी में। जब डिफॉर्म होता है तो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होता है, किसी शेप के कारण आता जो एनर्जी, उसी को ना पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। शेप, कॉन्फ़िगरेशन, पोजीशन के कारण जो उस स्टेट के कारण उसके अंदर एनर्जी आता है। जब लड़ता है तो उस समय काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होता है किसमें बेटा? पोटेंशियल एनर्जी। स्ट्रेन्ड पोटेंशियल एनर्जी नाम देते। स्ट्रेन माने
विकृति, इसमें जो बदलाव आ रहा है उस एनर्जी में जाता है। अब फिर थोड़ी देर के बाद देखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। अब फिर धीरे धीरे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, फिर ओरिजिनल आ जाएगा। कब? जब ये अलग होंगे। इसीलिए कहा जब इलास्टिक कोलिजन कहते हो तो कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है। ड्यूरिंग कोलिजन काइनेटिक एनर्जी पहले घटा और फिर बढ़ा। वहां पर कहां गया काइनेटिक एनर्जी? एक्चुअली जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिफॉर्मिंग पोटेंशियल एनर्जी में या स्ट्रेन्ड पोटेंशियल एनर्जी में जा रहा है। बल्कि ग्राफ में लिखा है तो झटके से भी हमको कोई कहे कि पोटेंशियल एनर्जी और टाइम का ग्राफ खींचो तो पोटेंशियल एनर्जी नॉर्मल नॉर्मल अचानक बढ़ेगा और फिर घटेगा, फिर वहीं आ जाएगा। जितना पहले था उतना ही रह गया। तो काइनेटिक एनर्जी जितना पहले था उतना ही रह गया, पर थोड़ी सी बढ़ा होगा फिर घट जाएगा। ये किस समय? ड्यूरिंग कोलिजन, ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन। रिमेंबर दैट ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, momentum is conserved at every stand during collision also. Clear? ये शब्द जी तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे तो बाकायदे लिखा, बाकायदे इस शब्द पर जोर दिया हुआ, इस लाइन पर एक स्टेंजा दिया हुआ। तो इलास्टिक कोलिजन में कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद न्यूमेरिकल लगाते तो क्या होता है, पहले और बाद का बात करते हैं। कोलिजन के दौरान तो थ्योरी है, तो हम लोग पहले बाद में काइनेटिक एनर्जी हमेशा कंजर्व कराते हैं। सभी टीचर भी कहते हैं काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व। इस शब्द को ध्यान देना, कोलिजन के पहले और कोलिजन के जस्ट बाद काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है। ड्यूरिंग कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक कोलिजन में भी कंजर्व नहीं है, बल्कि काइनेटिक एनर्जी पहले किस में गया? स्ट्रेन्ड पोटेंशियल एनर्जी में गया। मैक्सिमम हुआ स्ट्रेन्ड पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हुआ, फिर उसके बाद काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम धीरे बढ़ने लगा, फिर अपने ओरिजिनल पर आ गया और दोनों बॉडी कोलिजन से अलग। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। क्या पढ़ने वाले बेटा? हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। जल्दी से इस पर बात किया। चलो हम पहले क्या करते हैं, फॉर्मूला टाइप कार्ड बना देते हैं, कल क्वेश्चन सीखेंगे। कोई प्रॉब्लम? देखो ये मास m1 है और इस बेचारे की वेलोसिटी u है, इसका मास m2 है और इसकी वेलोसिटी u2 है। एनी प्रॉब्लम? लड़ने के पहले और लड़ने के बाद हमको v1 और v2 निकालना है। मतलब f1 लड़ने के बाद, कोलिजन के बाद f1 की वेलोसिटी v1 माने हैं, ये निकालना है, और m2 की वेलोसिटी v2 माने हैं, ये निकालना है। और कोलिजन हेड ऑन इलास्टिक है, हेड ऑन तो दिख ही रहा है, इलास्टिक भी। तो क्या क्या चीज कंजर्व हुआ? कोलिजन है तो मोमेंटम कंजर्व है, चाहे इलास्टिक हो, चाहे इलास्टिक हो, चाहे हेड ऑन हो, चाहे ऑब्लिक हो, क्या मतलब? अच्छा मोमेंटम कंजर्व होना, मैग्नीट्यूड भी कंजर्व होता है और डायरेक्शन भी। लेकिन जब हेड ऑन होता है तो हम डायरेक्शन की बात ज्यादा नहीं करते, लेकिन वही ऑब्लिक होगा तो हम क्या बात करेंगे? डायरेक्शन की बात। तब हम वेक्टर में मोमेंटम कंजर्व करेंगे। मोमेंटम कंजर्व करने के लिए पहला वाला भी मोमेंटम को वेक्टर के फॉर्म में, मतलब आईजे के फॉर्म में, और दूसरा भी क्या लिखोगे? आईजे में लिखकर तब कंजर्व करें, क्योंकि 2D मोशन हो जाएगा, 3D मोशन हो गया, तो उस समय टोटल मोमेंटम हम लोग क्या करेंगे? कंजर्व कराएंगे वेक्टर फॉर्म। हेड ऑन में अच्छा बात है कि स्ट्रेट लाइन टाइप का है, तो एक डायरेक्शन को प्लस, यहाँ भी वेक्टर देख रहे हैं, लेकिन हो रहा है जब स्ट्रेट लाइन हो जाता है तो हम इस डायरेक्शन को प्लस तो इस डायरेक्शन को माइनस लेके काम कर लेते हैं। है तो वही प्लस आई और माइनस आई। अब प्लस आई माइनस आई ना लिखकर प्लस और माइनस से काम कर लेते हैं। अच्छा ये भी तो वेक्टर है, मोमेंटम का जैसे नाम है, जब वेक्टर करेंगे ऑब्लिक करेंगे सब वेक्टर का यूज है। ये पहले यहाँ जाओ, बोलो इसका मोमेंटम कितना है जल्दी से बताओ? m1 u1, मान लिया दोनों सेम डायरेक्शन में, प्लस m2 u2। कोलिजन के बाद मान लिया वेलोसिटी v1 और v2 है, तो ये m1 v1 प्लस। एक बात ध्यान देना, यदि किसी ने देखा वेलोसिटी अपोजिट है ऐसे, तो u1 प्लस में होगा तो ये वाला क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम सब प्लस ले रहे हैं तो मतलब सेम डायरेक्शन में प्लस नहीं है, तो कोई अपोजिट होगा तो u2 का वैल्यू लिखना होगा तो माइनस कर दें। पहला रिलेशन है। दूसरा भी इलास्टिक कोलिजन है सर, तो कोलिजन के पहले का काइनेटिक एनर्जी और कोलिजन के बाद का काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब जरा समझिएगा, आपको v1 v2 निकालना है।
तो पहले हम एक चालाकी करते हैं, क्यों ना m1 वाला टर्म एक तरफ कर लें और m2 वाला टर्म एक तरफ करें, दोनों तरफ, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, वैल्यू एक दूसरे में रखेंगे तो बहुत लंबा हो जाए। ध्यान देना, जब मैंने काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कराया तो क्या लिखाया, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। हाफ कट गया, अब हम कहेंगे m1 वाला एक तरफ लेंगे तो m1 इधर और इसको इधर ले लिया तो क्या आया, u1 माइनस v1। और m2 वाला एक तरफ, m2 वाला इधर लेंगे तो क्या आ जाएगा, जल्दी से बताओ, v2 माइनस u2। m1 वाला एक तरफ, m2 वाला एक तरफ किए, और इधर देखो काइनेटिक एनर्जी में भी यही करने वाले हैं। m1 वाला एक तरफ, जैसे ही m1 वाला एक तरफ कहें तो m1 बाहर यहां लिखाएगा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और यहां लिखाएगा m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ऐसा इसलिए किया ताकि डिवाइड करके m1 m2 को हम क्या कर सकें, कैंसिल कर सकें। तो डिवाइड करते ही m1 m1 से गया m2, और ध्यान से देखिए हमने क्या कहा, इक्वेशन नंबर 1 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2। अब ये बताइए क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला रूप है कि नहीं? तो क्या ये u1 माइनस v1 और u1 प्लस v1 होगा, जबकि यहाँ v2 प्लस u2 और v2 माइनस u2। और जब डिवाइड करें तो m1 m1 तो कटेगा ही, लेकिन क्या इसमें u1 माइनस v1, ये u1 माइनस v1 से कट जाएगा? क्या ऊपर u1 प्लस v1 आएगा कि नहीं? और क्या इधर v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर या v2 माइनस u2 है, कटेगा v2 माइनस u2, और यहां बचेगा v2 प्लस u2। v2 माइनस v1 इक्वल टू दिख रहा होगा v2 माइनस v1 इक्वल टू दिख रहा होगा u1 माइनस u2, एक रिलेशन दिखाई दे रहा है। v2 माइनस v1 मतलब लड़ने के बाद रेट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी है, और लड़ने के बाद देख लो v2 माइनस v1 दिख रहा है, और यहाँ u1 माइनस u2 मतलब ये u1 माइनस u2 क्या लगेगा कि ये इसके पास पहुंच रहा है। लड़ा है तो u1 बड़ा होगा u2 से, तभी लड़ा होगा। और लड़ा है तो सुन रहे हो क्या भाई, u1 माइनस u2 क्या हो गया, क्या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, मतलब पास आने की वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी है, तो ये चूंकि पास आ रहा है तो इस रिलेटिव वेलोसिटी का नाम क्या दे दिया हमने, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब इसमें u1 बड़ा है u2 से, लड़ गया, लड़ने बाद ये भागेगा आगे, तो v2 माइनस v1 क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। पहले लड़ते हैं फिर सेपरेट होते हैं। तो हम कहते हैं ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। बस ध्यान देना, जब यहाँ अप्रोच कर रहे हैं तो u1 माइनस u2 है, और यहाँ v2 माइनस, उल्टा है, इधर u1 माइनस u2 तो उधर v2 माइनस, इसे नाम बदल के दिए हैं। वहां करें वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1 को, और u1 माइनस u2 को वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मतलब इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के पहले जो अप्रोचिंग वेलोसिटी है और कोलिजन के बाद जो रेट ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है वो दोनों सेम है। रेट ऑफ अप्रोच कहोगे है ना, रेट ऑफ अप्रोच एंड रेट ऑफ सेपरेशन सेम होता है यदि इलास्टिक कोलिजन है। नोट किया? यहीं पर लोग बोल देते हैं, बता दे रहे हैं, आने वाले से बताएंगे, जब यदि इलास्टिक नहीं बल्कि इनइलास्टिक होगा तो v2 माइनस v1 इक्वल टू e u1 माइनस u2 लिखते हैं, और कहते हैं E यदि 1 है तो कोलिजन क्या होगा, इलास्टिक होगा। E यदि 1 है तो कोलिजन क्या होगा, इलास्टिक होगा। E 1 कर दो तो कोलिजन इलास्टिक, हम प्रूव करके दिखा चुके हैं यहाँ। और E का वैल्यू यदि 0 से 1 के बीच में है तो यह कहेंगे इनइलास्टिक कोलिजन। और E0 कह दे, E0 होने का मतलब V2 बराबर V1, मतलब दोनों चिपक गए, साथ साथ चले लगे लड़ने के बाद।
जहां चिपक गए साथ साथ चलने लगे, कहेंगे ये कोलिजन क्या है? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। और शायद इस केस में सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। कहेगा ना कब काइनेटिक एनर्जी का सबसे ज्यादा लॉस होगा? सर तब होगा जब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो। इनइलास्टिक में तो काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रहा है। सबसे ज्यादा कब होगा? जब E का वैल्यू 0। E का वैल्यू 0 मतलब लड़ के दोनों साथ साथ चले गए। चले क्या क्या बोले, समझ में आया? इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। हमने कहा इसके आधार पर एक फॉर्मूला लिखिए, v2 v1 इक्वल टू e u1 u2। e का वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रहा है? 0 से 1। e 1 रहेगा तो कोलिजन कैसा होगा? इलास्टिक। e 0 होगा तो कोलिजन कैसा होगा? परफेक्टली इनइलास्टिक। कहीं भी क्वेश्चन बोला दो पार्टिकल स्टिक करके चलने लगे, इसका मतलब कोलिजन कैसा हो जाएगा? इनइलास्टिक। नहीं मानोगे तो क्वेश्चन लगाएंगे तो बना लेंगे, रटा ही जाएगा। कभी कहेगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लॉस निकालो, समझ जाओ क्या कह रहा है ये? इनइलास्टिक कोलिजन नहीं, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो ये फॉर्मूला याद कर लेना। E1 कर देंगे तो यही वाला रिलेशन आ जाएगा इलास्टिक, और E का वैल्यू रखोगे तो ये इनइलास्टिक। आया? नोट किया कि नहीं? अब सुनो बात। अरे अब बताओ हमको, अभी तो V1 निकालना बाकी था, तो हम कहे भाई V2 का वैल्यू यहां से निकाल लो। V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? U1 प्लस V1, देख लो, माइनस U2। तो क्यों ना हम यहां ऐसे लिख लें, M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 V1 तो है प्लस M2 V2 का वैल्यू लिखने जा रहे हैं। क्या है V2 का वैल्यू? V2 का वैल्यू है U1 प्लस V1 माइनस U2। मैंने चुपचाप V2 का वैल्यू यहां रख दिया है। मैंने चुपचाप V2 का वैल्यू यहां रख दिया है, मोमेंटम कंजर्व जहां किया था। अब V1 एक तरफ कलेक्ट करो, V1 एक तरफ कलेक्ट करो, V1 एक तरफ कलेक्ट करो। देखो यहां से, क्या यहां भी V1 है? क्या यहां भी V1 है? क्या और क्या यहां भी V1 है? क्या यदि V1 अब कॉमन निकाल लें तो यहां M1 प्लस M2 होगा। ध्यान दें, यहां M1 U1 था और यहां M2 U1 था, इसको इधर फेंक दें तो ये M1 माइनस M2 U1 हो गया, और यहां M2 U2 है, यहां माइनस M2 U2 है। माइनस M2 U2 को उधर ले आओगे तो प्लस M2 U2, और एक M2 U2 पहले से मौजूद है, तो यहां हो जाएगा 2 M2 U2। एकदम हंसते हुए V1 का वैल्यू आ गया है, M1 माइनस M2 इंटू U1 अपान M1 प्लस M2। मैंने डिवाइड कर दिया भाई यहां से, प्लस 2 M2 U2 अपान M1 प्लस M2। लो भाई ये V1 आ चुका है। अरे सब भूल जाओ, यही याद करना है। अरे क्या रखना है? क्या यदि मोमेंटम कंजर्व कर दो, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, और दूसरा बात क्या करना है? V2 माइनस V1 इक्वल टू E U1 माइनस U2। अब कल जब क्वेश्चन लगाएंगे तब यूज शुरू करेंगे, आज बस हम इतनी बात कर रहे हैं। क्या V1 आ गया कि नहीं? अब मालूम है V2 निकालोगे उसी तरह से जैसे यहाँ हमने V2 का वैल्यू निकाल के रखा, वहां V1 का वैल्यू निकाल के रखोगे तो मालूम है V2 क्या है ना? अब V2 लिखना है, देखो M2 माइनस M1 इंटू U2 अपान M1 प्लस M2 प्लस 2 M1 U1 अपान M1 प्लस M2। तुम लोगों को लग रहा होगा इतना बड़ा याद करना तो संभव मत याद करो, पर न्यूमेरिकल से लगा के करेंगे नियम से, पर हम याद करा के जाए। ये बताओ V1 है ना? देखो M1 प्लस M2 तो नीचे हमेशा ही रहना है, तो M1 प्लस M2 तो नीचे है। V1 है ना? तो V1 के साथ, V1 में जो यहाँ U1 आएगा तो U1 के साथ M1 माइनस M2 है, और जब V2 होता है ना तो U2 के साथ M2 माइनस M1 होता है। यहाँ तो कोई M1 माइनस M2 है U1 के साथ।
और जब V2 होगा तो U2 के साथ M2 माइनस M1 होगा। और जब यहाँ M2 जैसे U1 के साथ M1 माइनस M2 लिख दिया तो U1 लिख दिया ना, तो अब यहाँ U2 लिखना होगा। U2 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2M2, और जब यहाँ U1 लिखेंगे तो यहाँ 2M1। तो ये फालतू सा बात की है, याद हुआ कि नहीं लिखा जाए? चलो देखो बात कर रहे हैं हम। V1 लिख दिया, हम लिख दिए सॉरी V1 लिख दिए। अब बताओ क्या लिखेंगे हम? M1 माइनस इंटू अपान। अब बचा कौन? U2 बचा। तो बताओ यहां क्या लिखोगे? 2। अपने दिमाग का पावर देखिए। थोड़ी देर पहले जब एक्सप्रेशन देख रहे थे तो आप ये मुस्कुरा रहे थे, याद कैसे होगी? मात्र थोड़ी सेकंड के अंदर मैंने बस कुछ नहीं किया, एक क्लू दिया याद करने का, उससे आपका दिमाग खुद ब खुद काम कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? चीजें कठिन नहीं है, हम सोच के कठिन बनाते हैं, उसको इजी करो। चले? अरे आ जाओ यार। अब बताओ V2 लिख सकोगे? V2 निकालना है दूसरे वाले। क्या लिखोगे बताओ? M2 माइनस इंटू, एकदम सही, वेरी गुड। देख के बता रहे हो क्या नीचे? कभी से प्लस, अब यहाँ U1 बचा। क्या कर आया कि नहीं? तब था